हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी न्यू वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका एग्जाम हुआ था 2024 में सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल का, जिसका पेपर कोड है आपका A232। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से भी आपके रिपीट होकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको सभी क्वेश्चन का भलीभांति रिवीजन करके एग्जाम में जरूर जाना है। इससे पहले मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको लॉन्ग आंसर टाइप की वीडियो भी मिल जाएगी और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की भी वीडियो मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, प्रौद्योगिकी के कोई दो प्रत्यक्ष प्रभाव बताइए। इसका उत्तर आपको लिखना है, प्रौद्योगिकी परिवर्तन समाज को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। वेबलन ने अपने सिद्धांत में बताया है कि प्रौद्योगिकी के परिवर्तन सामाजिक ढांचे को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इस संबंध में उनके तर्क निम्नलिखित है। यहाँ पर पहला प्रभाव है श्रम का नवीन संगठन। तो वेबलन का मत है कि प्राचीन काल में उद्योग धंधे अपने लघु रूप में थे। श्रमिकों के पास उच्च कोटि के उपकरण नहीं थे, उनके कार्य के घंटे तय नहीं थे, उनका कोई संगठन न था। किंतु प्रौद्योगिकी के कारण नवीन उद्योगों का जन्म हुआ, नई मशीनों का उदय हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई। इसीलिए श्रमिकों व पूंजीपतियों के बीच संबंधों की समस्या पर विचार किया जाने लगा। श्रमिकों के कार्य के घंटे निश्चित हुए, श्रमिक संघों का जन्म हुआ। इसके बाद नगरीकरण की प्रवृत्ति। विशाल उद्योग धंधों का विकास नगरों में हुआ है, क्योंकि नगरों में आवागमन के साधन तथा अन्य सुविधाएं अधिक पाई जाती है। ग्रामीण समुदाय के व्यक्ति अपने निवास स्थान को छोड़कर नगरों में काम करने के लिए चले जाते हैं। वहां की चमक दमक को देखकर वे वहीं पर बसने का इरादा कर लेते हैं। इस प्रकार प्रौद्योगिकी प्रत्यक्ष रूप से नगरीकरण की प्रवृत्ति को जन्म देती है। भारत में प्रौद्योगिकी के विकास ने नगरीकरण में काफी वृद्धि की है। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की किन्हीं दो प्रक्रियाओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, सामाजिक परिवर्तन की दो प्रक्रियाएं हैं। पहला है अंतःजनित परिवर्तन, यानी यदि सामाजिक परिवर्तन का स्रोत अपनी ही संस्कृति में है तो इस प्रकार के परिवर्तन को अंतःजनित परिवर्तन कहा जाता है। इसके बाद है बाह्य जनित परिवर्तन। अगर परिवर्तन का स्रोत बाहरी संस्कृति या समाज है तो इसे बाह्य जनित परिवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धर्म के प्रमुख तत्व बताइए। यहाँ पर धर्म के कुछ प्रमुख तत्व दिए गए हैं। पहला होता है अनुष्ठान, अनुभूतियां, विश्वास, संगठन, प्रतीक और पौराणिक गाथाएं, निषेध, धार्मिक संस्तरण। तो ये कुछ प्रमुख तत्व है धर्म के। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की कोई दो विशेषताएं लिखिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति बताइए, तो आपको इसकी विशेषताएं ही लिखना है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, यहाँ पर मैंने कुछ विशेषताएं दी है। यदि आपके एग्जाम में कुछ विशेषताएं पूछी जाती है, 2, 4 या जितनी भी पूछी जाती है, तो आपको लिख देना है। यहाँ पर इसकी पहली विशेषता है, सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं की प्रकृति इतनी जटिल है कि इसके विषय में भविष्यवाणी करना एक कठिन कार्य है। दूसरा है, सामाजिक परिवर्तन अवश्य तथा सर्वव्यापक होता है। तीसरा है, सामाजिक परिवर्तन की गति तुलनात्मक अथवा सापेक्ष होती है। चौथा है, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया है और सामाजिक परिवर्तन एक अनिवार्य घटना है। तो ये कुछ विशेषताएं होती है सामाजिक परिवर्तन की। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्यात्मक कारक का अर्थ बताइए। तो सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्यात्मक कारक का अर्थ होता है, यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जनसंख्या और समाज का गहरा संबंध है। जनसंख्या ही समाज का आधार है, क्योंकि व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्यवस्था ही समाज का निर्माण करती है। समाज की निरंतरता भी जनसंख्या की निरंतरता के द्वारा ही बनी रहती है। इसी भांति समाज के आदर्श और मूल्य जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्यात्मक कारक, किसी भी समाज में हो रहे परिवर्तन को समझने हेतु जनसंख्यात्मक कारकों को समझना अनिवार्य है, क्योंकि जनसंख्या के परिमाण एवं रचना का समाज में होने वाले परिवर्तन से प्रत्यक्ष संबंध होता है। सोरोकिन जैसे विद्वानों ने जनसंख्यात्मक कारकों में जनसंख्या के आकार तथा घनत्व में वृद्धि अथवा ह्रास को सम्मिलित किया है।
ऐसे विद्वानों का मत है कि जनसंख्या के आकार एवं घनत्व ऐसे जनसंख्यात्मक कारण है ऐसे जनसंख्यात्मक कारक है जिन पर समाज की प्रगति निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन लाने में आर्थिक कारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे जैसे आर्थिक जगत में विकास होता है तथा नवीन आर्थिक व्यवस्था का प्रादुर्भाव होता है, वैसे वैसे समाज में अनेक परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाते हैं। मार्क्स तो आर्थिक कारक को समाज में परिवर्तन का केंद्रीय एवं निर्णायक कारक मानते हैं। उनके अनुसार आर्थिक ढांचे में परिवर्तन से पूरे समाज में परिवर्तन होते हैं। आज समाज में आर्थिक क्रियाएं इतना महत्वपूर्ण स्थान पाती जा रही है कि हमारी सभी सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाएं उनके चारों ओर घूमती हुई दृष्टिगोचर होती है। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक विलंबना का अर्थ बताइए। सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत का प्रतिपादन ओगबर्न ने किया है। ऑगबर्न ने स्पष्ट किया है कि संस्कृति के दो पक्ष है, भौतिक पक्ष तथा अभौतिक पक्ष। भौतिक पक्ष में सभी भौतिक वस्तुएं सम्मिलित की जाती है, जबकि अभौतिक पक्ष में हमारे रीति रिवाज, विचार, मूल्य तथा प्रथाएं सम्मिलित की जाती है। संस्कृति के भौतिक तथा अभौतिक पक्ष में प्रगति एक समान गति से नहीं होती। सामान्यतया संस्कृति का भौतिक पक्ष अभौतिक पक्ष से आगे निकल जाता है तथा अभौतिक पक्ष पीछे रह जाता है। इस प्रकार की असमान गति के कारण संस्कृति में एक प्रकार का असंतुलन पैदा हो जाता है तथा इसी को ओगबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना या पिछड़ कहा है। संस्कृति के भौतिक तथा अभौतिक पक्ष में असंतुलन के परिणाम स्वरूप विभिन्न सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं। यही कारण है कि ओगबर्न ने सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण सांस्कृतिक विलंबना को माना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उद्विकास का अर्थ बताइए। तो सामाजिक उद्विकास सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्वरूप है। उद्विकास परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार किसी वस्तु के आंतरिक तत्व अपने आप प्रकट होकर उस वस्तु का रूप बदल देते हैं। इस प्रकार उद्विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरल वस्तु जटिलता की ओर जाती है और धीरे धीरे वस्तु का बाह्य स्वरूप ही बदल जाता है। सामाजिक परिवर्तन लाने की दृष्टि से उद्विकासवादी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे उद्विकास का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो उद्विकास शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण एवोल्यूशन है। इवोल्यूशन शब्द लैटिन भाषा के इवोल्वेयर से लिया गया है। इवोल्वेयर शब्द के अक्षर ई का अर्थ है बाहर की ओर तथा वोल्वेयर शब्द का अर्थ है फैलना। इस प्रकार इवोल्वेयर शब्द का अर्थ बाहर की ओर फैलना हुआ। इसी से उद्विकास का अर्थ हुआ आंतरिक शक्तियों का बाहर की ओर फैलना। उद्विकास शब्द की व्याख्या करते हुए समाजशास्त्रियों ने कहा है कि जब आंतरिक गुण बाहर की ओर प्रकट होने लगते हैं तो किसी वस्तु का उद्विकास होता है। इस प्रकार उद्विकास होने पर वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण की कोई दो विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको औद्योगिकरण की 3 विशेषताएं दूंगा, आपको इनमें से 2 याद रख लेनी है। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इनमें से 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर औद्योगिकरण की पहली विशेषता होती है, औद्योगिकीकरण का आर्थिक और औद्योगिक क्रियाओं से सीधा संबंध है। इसके बाद है, औद्योगिकरण एक प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य यह है कि औद्योगिकीकरण के कारण उद्योगों में निरंतर परिवर्तन और परिवर्धन होते रहते हैं। औद्योगिकरण एक गतिशील शब्द है। तीसरी विशेषता है, उद्योगों की स्थापना का मूल उद्देश्य जीवनोपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करना होता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि औद्योगिकरण का संबंध उत्पादन से है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, नगरीकरण की 4 विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर मैंने नगरीकरण की कुछ विशेषताएं दी है, आपको इनमें से सभी विशेषताएं याद रखनी है। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं। तो पहली है, उद्योगों का केंद्रीकरण बड़े नगरों में दृष्टिगोचर होता है। दूसरी है, नगरीकरण नगर बनने की प्रक्रिया है और कम स्थान में अधिक लोग निवास करते हैं। चौथी विशेषता है, शिक्षितों की संख्या का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है और भिन्न भिन्न संस्कृतियों, भाषाओं एवं धर्म के लोग एक साथ रहने लगते हैं और औद्योगिकरण की प्रक्रिया होने लगती है। इसके बाद सेक्शन बी, सी, डी और ई आ जाते हैं जिसमें आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक खंड में आपके 2 प्रश्न दिए जाते हैं जिनमें से आपको एक का उत्तर देना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेक्शन बी में देखेंगे। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक परिवर्तन क्या है, परिभाषित करते हुए इसकी विशेषता लिखिए। अथवा में पूछा गया था, जनसंख्यात्मक कारक और सामाजिक परिवर्तन में क्या संबंध है, विस्तृत उत्तर दीजिए। सेक्शन सी है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित करते हुए इसके प्रमुख प्रकारों को लिख कीजिए। अथवा में पूछा गया था, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, सामाजिक परिवर्तन में औद्योगिकरण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। इसके बाद सेक्शन डी है,
सेक्शन डी में आपका क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण में परिवार की भूमिका का उल्लेख कीजिए अथवा संस्कृतिकरण की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। सेक्शन ये आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारकों का उल्लेख कीजिए अथवा सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ये था आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। हो सकता है इनमें से रिपीट होकर इस वर्ष भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आपको एग्जाम में जाने से पहले सभी प्रश्नों का भलीभांति रिवीजन जरूर करके जाना है। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।